नमस्कार बच्चों, बाथरूम की फिसलन इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारतीय पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 8वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है बाथरूम की फिसलन। बाथरूम की फिसलन इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा कि लेखक के द्वारा अपने पैर में चोट लगने से, दाहिने पैर में पैर की हड्डी टूटने से किस प्रकार से उनके साथ उनके साहित्यिक मित्र है या उनके छात्र है वो आकर मिलते हैं और किस प्रकार से बातें लेखक के साथ करते हैं, इसका व्यंग्यात्मक वर्णन लेखक ने किया है। अब अगले पाठ के परिच्छेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेखक कहते हैं कि मेरे आस्तिक मित्र यही समझते रहे कि ईश्वर ने किसी बड़ी घटना से आपको बचाया, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैं उन कर्म परायण व्यक्तियों से यही कहता रहा हूँ कि मुझे खुदा ने रियायत कम दी, क्योंकि 2-4 दिन की परेशानी देकर वह मुझे 3 माह के प्लास्टर से बचा सकता था। इस तरह मैं अपनी टूटी हड्डी लेकर दिल बहलाता रहा। अब देखिए यहाँ पर लेखक को दाहिने पैर की हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर उनके पैरों में लगाया गया और 3 महीने के लिए घर पर आराम करने के लिए डॉक्टर ने बोला था। मैंने पोर्टेबल टीवी तो सुना था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं। अब देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है, उनका नाम हम सुनते भी हैं, लेकिन उनके बारे में हमें इतना डिटेल नहीं पता होता है। तो अब लेखक कहते हैं कि टीवी का जो एक प्रकार है पोर्टेबल, वो मैंने सुना था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन अब जब मेरे पैर की हड्डी टूटी तो उसको मैंने पोर्टेबल एक्सरे को देखा। हड्डी टूटने से मेरे जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ। तो अब देखिए इस प्रकार लेखक कहते हैं कि एक तरफ हड्डी टूटी थी मेरी, लेकिन मेरा सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज भी बढ़ रहा था कि पोर्टेबल टीवी का नाम मैंने सुना था, लेकिन मेरे पैर की हड्डी टूटने की वजह से मुझे पोर्टेबल एक्सरे होता है ये भी पता चल चुका था। इस प्रकार मेरे जनरल नॉलेज में बढ़ोतरी हो गई। मैंने अपने डॉक्टर मित्र को पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ आते देखा, पेंच पुर्जे जमाते देखा और कुछ क्षणों के लिए मन ही मन अपने को वीआईपी समझा। प्रभावशाली इष्ट मित्रों के सहयोग से और डॉक्टर के सौजन्य से कच्चा और पक्का प्लास्टर घर पर ही हुआ। अब देखिए यहाँ पर लेखक बता रहे कि भले उनके पैर की हड्डी टूटी हुई थी तो उनको दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो उनके डॉक्टर मित्र होने के कारण वो घर पर आकर ही उनके पैरों की प्लास्टर वो सब करके कर दिया था। दोनों बार मेरे मित्र और शिष्य इर्द गिर्द रहे। अब यहाँ पर लेखक बता रहे थे कि जैसे जो भी मेरी अवस्था हुई थी उस समय, ऐसे मेरे दयनीय अवस्था में मेरे इष्ट मित्र अर्थात मेरा हित चिंतक करने वाले मेरे नज़दीकी मित्र और मेरे छात्र वर्ग सब मेरे पास आते जाते रहते थे, सब मेरे आजू बाजू में थे। मैंने डॉक्टर से ज़्यादा 1 दर्जन मित्रों को देखा। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ऐसे दुर्घटना होने पर या किसी भी प्रकार का अपघात होने पर डॉक्टर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि वो उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही मिलनसार था। व्यंग्यात्मक होने के साथ व्यंग्यात्मक लेखक को हंसी मजाक करने की बहुत आदत होती थी, तो इससे उनके दोस्तों में बहुत बढ़ोतरी हो गई थी। तो डॉक्टरों की अपेक्षा उनके मित्र ही वहाँ पर उनके ख्याल रखने के लिए, उनके हालचाल पूछने के लिए आते जाते थे। दोनों बार मेरे मित्र और शिष्य इर्द गिर्द रहे। मैंने डॉक्टर से ज़्यादा 1 दर्जन मित्रों को देखा। मेरा प्लास्टर साहित्यिक वातावरण में हुआ और अस्पताल के दुर्गंधमय वातावरण से ईश्वर ने मुझे बचाया। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे कि ऐसे कुछ अपघात होता है तो हमें अस्पताल में जाना पड़ता है और अस्पताल के उस दुर्गंधमय वातावरण से या अस्पताल के नाम से ही जो बीमार लोग होते हो और बहुत अधिक ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से मुझे अस्पताल के उस वातावरण से मैं बच गया था और मेरे लोग साहित्यिक मित्र मेरे आजू बाजू में थे, इसलिए मेरा जो प्लास्टर था वह साहित्यिक वातावरण में हुआ था। प्लास्टर के दौरान एक मित्र ने कहा, और लिखो व्यंग दूसरों पर, ईश्वर ने तुम्हें भी
चोट दी। अब देखिए यहाँ पर लेखक अपने दोस्तों के माध्यम से जो संवाद कर रहे हैं उसमें व्यंग्यात्मक या हास्यात्मक बात हमें बता रहे हैं कि उनको अब तक उन्होंने लोगों पर हमेशा व्यंग्य के द्वारा उनको चोट पहुंचाई थी, लेकिन अब दोस्त, उनके मित्र उनको इस प्रकार की ताने देकर व्यंग्य करके उनका बदला ले रहे। अब उनके दोस्त ने उनको क्या व्यंग्य किया कि दूसरों पर लोग व्यंग्य अब करते थे ना, अब ईश्वर ने भी तुम्हें चोट दे दी। मैंने उत्तर दिया, मैंने तो लोगों को मानसिक आघात दिए थे, लेकिन ईश्वर ने मुझे शारीरिक चोट क्यों दी। अब देखिए लेखक कहते हैं कि मैंने लोगों पर व्यंग्य करके उनको मानसिक आघात दिया है, तो ईश्वर ने भी मुझे ऐसे ही मानसिक आघात देना चाहिए था, मुझे शारीरिक चोट या शारीरिक पीड़ा नहीं चाहिए थी। तो इस बात से लेखक थोड़ा ईश्वर से नाराज हो जाता है। दूसरे मित्र ने फरमाया, डॉक्टर साहब, अगर एनेस्थीसिया की जरूरत हो तो यहाँ कई कवि मौजूद है, कविताएं शुरू करा दे, मरीज बेहोश हो जाएगा और प्लास्टर आराम से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लेखक के मित्र जो साहित्यकारी है तो वो भी हंसी मजाक करके व्यंग्यात्मक बातें करके, जिससे कि लेखक को खुद को इस पीड़ा से थोड़ा वो मतलब उनका मन बहलाना चाहते थे। यही उद्देश्य उनके दोस्तों का रहा होगा। तो अब जो साहित्यकार मित्र थे वो बोलते हैं कि कविता बोल दी जाए, जिससे कि आपका प्लास्टर बनते समय आपको दर्द नहीं होगा आपके पैरों में, मतलब कहीं ना कहीं वो शारीरिक पीड़ा को लेखक के कम करना चाहते थे। लोगों की राय यह थी कि यदि कवियों को कुछ समाज उपयोगी बनाना है तो अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। वे ऑपरेशन कक्ष में मरीज को कविताएं सुनाकर आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन के समय बेहोश करें। किंतु इस समय निर्णय में यह परेशानी है कि कवियों के भाव बहुत बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कवियों के लिए या साहित्यकारों के लिए क्या समाज उपयोगी कार्य बताया है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि अस्पताल में इन साहित्यकारों के या कवियों की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि ऑपरेशन कक्षा में जहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है मरीजों का, वहाँ पर अगर ये कवि कविताएं सुनाएंगे तो ऑपरेशन करते समय मरीज को बेहोश की दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कविता सुनते सुनते अपने आप मरीज बेहोश हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएंगे, जो कवि साहित्यकार है उनका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा और वे डॉक्टर से फीस ज़्यादा लेने लगेंगे। तो डॉक्टर से भी ज़्यादा कवि कमाना शुरू कर देंगे। मित्रों ने मुझे कई बार समझाया कि 3 माह बिस्तर पड़े रहोगे तो अपने आप संत और ऋषि बन जाओगे। किसी ने कहा, राम का नाम लेना शुरू करो, सारे पाप धुल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ईश्वर का नाम लेने के लिए क्यों कहा गया है लेखक को, क्योंकि उन्होंने जो पाप किए होंगे वो ईश्वर के नाम स्मरण से कम हो जाएंगे। दूसरे ने समझाया कि एक उपन्यास लिख डालो तो शायद जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वह रॉयल्टी से वसूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेखक अपने दोस्तों के माध्यम से व्यंग्य हर स्थान पर व्यक्त कर रहे हैं। मैंने यह तो नहीं किया, लेकिन उन तमाम स्थानीय कवियों की रचनाएं इस बीच सुनता रहा और सहता रहा, जिन्हें शायद कभी 1-2 कविताएं सुनने के बाद पास नहीं फटकने देता। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे कि उन्होंने इन 3 महीनों के बीच में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो वह नहीं कर सकते, तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी पढ़ ली थी। मालूम नहीं यह मेरी मजबूरी थी या उनका सौभाग्य था। तो लेखक कहते कि अगर ये 3 महीने मेरे चोट के वजह से हड्डी के में प्लास्टर न लगने के वजह से वो कभी कविता नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन उन कवियों का सौभाग्य है कि इस समय मैंने उनकी कविताएं पढ़ी है। मैंने डॉक्टर से स्लिम फास्ट के लिए सलाह मांगी। उनका कहना, अभी देखिए लेखक कहते हैं कि 3 महीने एक स्थान पर रहने से उनका हेल्थ ज़्यादा हो जाएगा, उनका वजन बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने स्लिम फास्ट की सजेशन वो लेते हैं। उसका कहना था कि मेरे मरीज का वजन बढ़ता ही है, घटता नहीं। मैं चुप हो गया। एकांत में कभी मैं अपने आप पर खींचता कि ऐसी क्या लापरवाही की बाथरूम में गिर पड़े। अब देखिए 3 महीने एक स्थान पर एक ही घर में, मतलब घर पर जो साहित्यकार होते हैं या अधिकतर जो पुरुष वर्ग होते हैं वो कभी एक स्थान पर बैठकर नहीं रहते। तो लेखक कभी कभी क्रोध आ जाता था उनको कि मतलब पता नहीं कैसे मैं उस समय बाथरूम से गिर गया, लापरवाही की वजह से ही मैं बाथरूम से गिर पड़ा। कभी नियति को कोसता, तो कभी देखो खुद को कोसते रहते थे, खुद पर क्रोधित होते थे, कभी कभी अपने भाग्य को कोसते रहते थे, कभी ईश्वरवादी बनकर कष्ट निवारण के लिए
आत्मनिवेदन करता रहता था। कभी कभी ईश्वर से वो प्रार्थना भी करते रहते थे कि आत्मनिवेदन करना मतलब अपने आप को मतलब मन ही मन में ईश्वर को अपना धैर्य बांधने के लिए वो प्रार्थना करते रहते थे। इस बीच 2-4 व्यंग और समीक्षाएं जरूर लिख पाया, लेकिन उपन्यास की बात दिल में ही रह गई। अब देखिए लेखक ने कविता इन 3 महीनों में कविता पढ़ी, उसके साथ साथ उन्होंने 2-4 व्यंग्य और एक समीक्षाएं उन्होंने लिखी थी। वो चाहते थे कि उपन्यास लिखना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया उनसे। इसकी वजह से यह है कि एक साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा की चपेट में आकर लिखने का दुस्साहस एक मास्टर नहीं कर पाता। हाँ, छात्रों को परीक्षा के समय यदा कदा पढ़ाने की चेष्टा जरूर करता रहा। इन दिनों मेरा लिवर मुझ पर खुश था क्योंकि मैं बहुत कम खाता था। तो इस प्रकार लेखक ने इन 3 महीनों में क्या क्या किया इसका वर्णन यहाँ पर किया है कि उन्होंने उनके साथ जो शारीरिक चोट हुई थी उसकी वजह से 3 महीना उनको घर पर बैठना पड़ा। देन मानसिक में भी देखो वो कभी कभी क्रोधित हो जाते थे कि क्या है, वो कहीं पर आ नहीं जा सकते थे, अध्यापन का कार्य नहीं करा पा रहे थे, और आर्थिक भी उनका नुकसान हो गया था। तो लेकिन कहते कि वो छात्रों को एग्जाम होने के कारण, परीक्षा होने के कारण कभी कभी पढ़ा लिया करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने 3 महीने अपने बिताए, इसका वर्णन किया है। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं एक दार्शनिक हो गया। मैंने अपने कई साथियों से कहा, यार हड्डी टूटती जुड़ती रहती है, असल बात यह है कि भीतर का मनोबल न टूटे। तो बच्चों आप देखो पेंसिल से इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं कि आदमी के भीतर का मनोबल न टूटे। यह इस पाठ का जो केंद्रीय जो मूल भाव है ना, यही है। यह एक पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसका भाव हम क्या कह सकते हैं कि आदमी के भीतर का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर देखें शरीर का कोई भी अंग टूट जाता है तो कुछ समय के बाद वह फिर से जुड़ जाता है, या फिर से पहले जैसा वो हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी मनुष्य का मनुष्य बल टूट जाता है तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, हम कभी भी इससे बाहर नहीं पड़ सकते। तो हमारा मनोबल कभी भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हमारा मनोबल अगर अच्छा होगा तो हम कोई भी असंभव बात संभव कर सकते हैं। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि हम कभी भी, अगर हमारा मनोबल अच्छा रहेगा तो हम कभी भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ कर दिखाने की हमारी इच्छा खत्म नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ करने की। मतलब यहाँ पर लेखक ने मानसिक मनोबल पर, स्थिरता पर ध्यान दिया है। शारीरिक दुर्बलता पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मानसिक दुर्बलता हमारे मन में कभी भी नहीं आनी चाहिए। मैं इस तरह के फलसफे से मानवीय संकल्पों की दुहाई देता और आदमी के अपराजय संघर्ष की बात करता। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने को भला रहा था या हर सामने वाले को गुमराह कर रहा था। तो इस बीच में देखो लेखक ने, भले ही वह शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हो गए थे, लेकिन मन से वो कमजोर नहीं हो रहे थे। वो भी आशावादी दृष्टिकोण अपने मन में पनपने दे रहे थे और दूसरों को भी समझा रहे थे। इस एक बात से जरूर बीच मेरे मित्र बंधु मुझे देखने आते थे, इसलिए जो भी वो कोशिश करते थे समाचार पत्र में पढ़कर उनको मिलने के लिए सब लोग आते थे। और फिर यहाँ ओढ़ी हुई दार्शनिकता काम नहीं आई, हड्डी टूटने का ध्यान बराबर बना रहा। मेरा फलसफा सुनकर मेरे मित्र ने कहा कि दर्द सबको मांझता है, अर्थात कि दर्द आदमी को सहन करने की शक्ति देता है। यही सहन करने की शक्ति हमारे अंदर जुझारू वृत्ति बना देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अड़िग रहना चाहिए। तो इसीलिए लेखक कहते कि दर्द सबको मांझता है। आप भी उच्चतर भावभूमि पर पहुंच रहे हैं। मैंने कहा कि इस पंक्ति के रचयिता तो मृत्युलोक छोड़ चुके हैं, कम से कम तुम मेरा कमरा छोड़ मुझे दैनिक क्रियाओं के लिए मुक्त करो। वे ठहाका मारकर चले गए और मैं अपने भारी भरकम शरीर की टूटी हड्डी को और 21वीं सदी के काल्पनिक चित्र अपने दिमाग में सजाने लगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो इस परिच्छेद में दर्द को मांझता है और आदमी को अंदर के मनोबल न टूटे, ये जो 2 वाक्य है यह इस पाठ का केंद्र बिंदु है। तो बच्चों इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने भले ही व्यंग्यात्मक रूप में लेकिन जीवन की सच्चाई यथार्थ हमें बताने की कोशिश की है कि किसी भी अवस्था में मनुष्य को अपने भीतर का मनोबल नहीं टूटने देना चाहिए, क्योंकि उसके बलबूते पर ही हम असंभव बात को संभव कर सकते हैं। कुछ कर दिखाने की इच्छा हमारी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है।
धन्यवाद।